नमस्कार। आज हम नेपाल में एक बहुत ही दिलचस्प और उभरते हुए विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं। यह है वहाँ का जेनजेड, मतलब जेनजी आंदोलन। हमारे पास जो जानकारी इकट्ठा हुई है उसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी हैं। जैसे एक हालिया सर्वे का जिक्र है जो बताता है कि काठमांडू वैली में लगभग 60% जेनजेड किसी न किसी तरह से ऑनलाइन एक्टिविज्म से जुड़े हैं, और ये आंकड़ा सिर्फ 2 साल पहले के अनुमान से लगभग दुगना है। तो आज हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ ये समझना नहीं कि नेपाल में ये जेनजेड आंदोलन क्या है, बल्कि उन स्रोतों से निकले खास पहलुओं को देखना है। मतलब कि ये पीढ़ी जिनका जन्म मोटे तौर पर 1997 से 2012 के बीच हुआ, कैसे वहाँ के समाज, राजनीति और यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी को एक नया रूप दे रही है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। और ये पड़ताल इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ डेमोग्राफी का बदलाव नहीं है। जैसा कि आपने इशारा किया, ये सिर्फ संख्या नहीं बल्कि सोच, साधन और आकांक्षाओं का एक ज़बरदस्त संगम है। हाँ। हमारे हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो बताते हैं कि ये पीढ़ी नेपाल के भविष्य की, आप कह सकती हैं, पटकथा लिखने को तैयार है। और उनके तरीके पिछली पीढ़ियों से काफ़ी अलग हैं। वे सिर्फ बदलाव की उम्मीद नहीं कर रही हैं बल्कि उसे लाने के औजार भी खुद बना रही हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम आंदोलन कह रहे हैं तो ये कोई पारंपरिक राजनीतिक धरनों या जुलूसों तक ही सीमित नहीं है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक और सबसे अहम तकनीकी लेवल पर बहुत ज्यादा सक्रिय है। ये नेपाल की पहली पीढ़ी है जो लगभग पूरी तरह डिजिटल नेटिव है। मतलब इंटरनेट और स्मार्टफोन के साथ बड़े होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वे तकनीक इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बल्कि ये उनकी सोच, उनके रिश्ते बनाने और दुनिया को समझने का एक बुनियादी तरीका बन गया है। सही। और यहीं पे बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ दोस्तों से जुड़ने या मनोरंजन के लिए नहीं हो रहा। स्रोत बताते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर टिकटॉक और इंस्टाग्राम, इनके लिए राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणी के, मतलब एक तरह से अप्रत्याशित मंच बन गए हैं। राजनीतिक व्यंग्य वाले छोटे वीडियोस या इन्फ्लुएंसर्स का सामाजिक मुद्दों पर बहस छेड़ना अब आम बात हो गई है। ये सिर्फ फेसबुक या ट्विटर की बात नहीं है जैसा हम शायद सोचते हैं। ये बदलाव लाने के लिए ऑनलाइन कैंपेन, डिजिटल पिटिशन और यहाँ तक कि क्राउड फंडिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और ये सिर्फ शहरी बात नहीं है जैसा कि कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में लग रहा था। जानकारी दिखाती है कि सस्ते डेटा और स्मार्टफोन की पहुंच ने इसे कस्बों और कुछ हद तक ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचा दिया है। वे परंपरा और आधुनिकता के बीच एक अजीब सा, मतलब, संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ग्लोबल ट्रेंड्स और विचारों से भी प्रभावित हैं। शिक्षा में सुधार, बेहतर रोजगार के अवसर, लैंगिक समानता, मानसिक स्वास्थ्य पर खुली चर्चा और अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन संवादों के केंद्र में हैं। और ये संतुलन साधने की कोशिश शायद इनकी खासियत है। जैसे एक स्रोत में जिक्र है कि कैसे कुछ युवा समूह पारंपरिक नेपाली कलाओं को डिजिटल मीडिया के जरिए प्रमोट कर रहे हैं, या फिर कैसे वे लैंगिक समानता की बात करते हुए भी पारिवारिक मूल्यों पर बहस कर रहे हैं। ये सीधा टकराव नहीं है बल्कि एक जटिल संवाद है जो चल रहा है। चलिए अब उनकी मुख्य विशेषताओं पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। पहली और शायद सबसे जाहिर है डिजिटल शक्ति और सोशल मीडिया का इस्तेमाल। जैसा आपने कहा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर, अब एक्स, ये सिर्फ ऐप्स नहीं बल्कि उनके सार्वजनिक चौक बन गए हैं। क्या जानकारी हमें कुछ खास उदाहरण देती है कि ये शक्ति कैसे दिख रही है? हाँ, कई उदाहरण हैं। एक दिलचस्प पैटर्न जो उभर रहा है वो है डिजिटल फ्लैश मॉब्स का। किसी मुद्दे पर ध्यान खींचने के लिए अचानक हजारों युवा एक खास हैशटैग के साथ ट्वीट या पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो राष्ट्रीय ट्रेंड बन जाता है। स्रोतों में नो थैंक्स आई वोटेड जैसे हैशटैग अभियान का जिक्र है, जो पिछले चुनावों में युवा मतदाताओं को जागरूक करने और पुराने नेताओं पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल हुआ था। या फिर भ्रष्टाचार के किसी मामले को उजागर करने के लिए मीम्स और सटायरिकल वीडियोस का इस्तेमाल, जो पारंपरिक मीडिया की पहुंच से कहीं ज्यादा तेजी से फैलता है। और ये सिर्फ ऑनलाइन शोर नहीं है, मतलब ये वास्तविक दुनिया में दबाव बना रहा है। निश्चित रूप से ये डिजिटल सक्रियता उन्हें पारंपरिक मीडिया गेटकीपर्स या राजनीतिक दलों के ढांचों पर निर्भर हुए बिना सीधे अपनी बात रखने और संगठित होने की, आप कह सकती हैं, अभूतपूर्व ताकत देती है। ये एक तरह का विकेंद्रीकृत
मतलब डिसेंट्रलाइज्ड प्रतिरोध है। हाँ, जिसका कोई एक नेता या हेडक्वार्टर नहीं है। बिल्कुल, जो कहीं से भी शुरू हो सकता है। एक स्रोत बताता है कि कैसे एक छोटे शहर में पानी की समस्या पर शुरू हुआ ऑनलाइन कैंपेन देखते ही देखते राष्ट्रीय मुद्दा बन गया और स्थानीय प्रशासन को जवाब देना पड़ा। पहले ऐसा करने के लिए शायद काठमांडू में बड़े कनेक्शन की जरूरत पड़ती, तो ये शक्ति का संतुलन बदल रहा है, भले ही धीरे धीरे। और ये सीधे तौर पर उनकी राजनीतिक जागरूकता से जुड़ता है। दूसरी विशेषता, जानकारी स्पष्ट रूप से बताती है कि नेपाल की ये नई पीढ़ी मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था और उसके किरदारों से काफी हद तक मोहभंग महसूस करती है। उन्हें लगता है कि सिस्टम धीमा है, भ्रष्ट है और उनकी जरूरतों को नहीं समझता। वे सिर्फ वोट डालने से ज्यादा चाहते हैं पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन, मतलब गुड गवर्नेंस। ये उनकी मुख्य मांगे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है जिस पर स्रोत भी अलग अलग राय देते दिखते हैं। क्या ये मोहभंग उन्हें राजनीति से दूर ले जा रहा है या वे इसे बदलने के लिए और ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं? संकेत मिले जुले हैं। एक तरफ पारंपरिक दलों में उनकी भागीदारी कम दिखती है, लेकिन दूसरी तरफ, जैसा कि कुछ नोट्स में इशारा है, हाल के स्थानीय चुनावों में कई युवा स्वतंत्र उम्मीदवारों ने आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर शहरी क्षेत्रों में। ये दिखाता है कि वे सिस्टम को पूरी तरह खारिज नहीं कर रहे, बल्कि उसके भीतर नए रास्ते तलाश रहे हैं। तो क्या वो सिर्फ आलोचना कर रहे हैं या वाकई कोई विकल्प, कोई ऑल्टरनेटिव पेश कर रहे हैं? ये भी कह सकते हैं विकसित हो रहा है। वे सवाल पूछ रहे हैं नीतियों पर, नेताओं के ट्रैक रिकॉर्ड पर, पब्लिक फंड के उपयोग पर। सोशल मीडिया पर नेताओं से सीधे सवाल करना या उनके वादों को ट्रैक करना अब आम होता जा रहा है। कुछ स्रोत युवा सांसदों या स्थानीय प्रतिनिधियों के उदाहरण देते हैं जो अपने काम का लेखा जोखा ऑनलाइन साझा कर रहे हैं, शायद इसी दबाव के कारण। तो हाँ, वे सिर्फ वोटर नहीं रहना चाहते, बल्कि पॉलिसी मेकिंग और निगरानी में भी अपनी भूमिका देख रहे हैं। ये पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वे इन ऊर्जावान लेकिन शायद थोड़े बेसब्र युवाओं को कैसे साथ लेकर चलेंगे। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है। तीसरी विशेषता है सामाजिक बदलाव और समानता पर जोर। ये उनके एजेंडे का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगता है। महिला अधिकार, LGBTQ+ समुदाय के अधिकार, जातीय और क्षेत्रीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना और सबके लिए क्वालिटी एजुकेशन की पहुंच, ये मुद्दे उनके लिए भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और यहाँ भी डिजिटल दुनिया एक अहम भूमिका निभा रही है। स्रोतों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ जातिगत टिप्पणी या लैंगिक हिंसा के मामलों को सोशल मीडिया पर उठाया गया, जिससे सार्वजनिक बहस छिड़ी और कई बार अधिकारियों को कार्रवाई करनी पड़ी। ये दिखाता है कि वह सामाजिक मुद्दों को व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक सिस्टमिक प्रॉब्लम के तौर पर देख रहे हैं। वे पुरानी सामाजिक मान्यताओं और रूढ़ियों पर सवाल उठा रहे हैं, जो शायद पिछली पीढ़ियों के लिए सोचना भी मुश्किल था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये नेपाल के सामाजिक ताने बाने में गहरे बदलाव की मांग है। ये पीढ़ी समावेशन, मतलब इंक्लूजन के विचार को बहुत गंभीरता से लेती है। वे सिर्फ अपने समूह के अधिकारों की बात नहीं करते, बल्कि हाशिए पर मौजूद अन्य समूहों के लिए भी आवाज उठाते दिखते हैं। एक स्रोत में इस बात का जिक्र है कि कैसे शहरी जेन जेड ने ग्रामीण इलाकों में लड़कियों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन फंडरेजिंग कैंपेन चलाया। ये दिखाता है कि उनकी सहानुभूति का दायरा बड़ा है। हाँ, और ये भविष्य के नेपाली समाज की रूपरेखा तय कर सकता है, जहाँ शायद पहचान सिर्फ जाति, धर्म या क्षेत्र तक सीमित ना हो, बल्कि साझा मूल्यों और मानवाधिकारों पर आधारित हो। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं होगा। पुरानी पीढ़ी के साथ टकराव और सामाजिक प्रतिरोध भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि कुछ रिपोर्टों में संकेत मिलता है। चौथी विशेषता उनके आर्थिक नजरिए और करियर को लेकर है। जानकारी बताती है कि यहाँ भी एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। सुरक्षित सरकारी नौकरी का आकर्षण अभी भी है, लेकिन उसके साथ साथ उद्यमिता, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर, यानी नए आइडियाज पर आधारित छोटी कंपनियां शुरू करने और उन्हें तेजी से बढ़ाने का माहौल, इसकी तरफ एक स्पष्ट रुझान है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वे सिर्फ नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि नौकरी बनाने वाले बनना चाहते हैं। स्रोत बताते हैं कि ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ऐप डेवलपमेंट और यहाँ तक कि एग्रीटेक, मतलब खेती में तकनीक का इस्तेमाल जैसे क्षेत्रों में युवाओं की दिलचस्पी बढ़ रही है।
काठमांडू और पोखरा जैसे शहरों में कोवर्किंग स्पेस और छोटे टेक हब खुल रहे हैं जो इसी ऊर्जा का प्रतीक हैं। वे नेपाल की डिजिटल इकोनॉमी को आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या इसके लिए जरूरी माहौल और संसाधन मौजूद हैं? जानकारी में चुनौतियों का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। ये एक दोधारी तलवार है। ऊर्जा और आइडिया तो है, लेकिन कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी है स्किल गैप, यानी जो कौशल बाजार में चाहिए और जो शिक्षा व्यवस्था दे रही है उसमें अंतर। दूसरी बड़ी चुनौती है स्टार्टअप्स के लिए शुरुआती फंडिंग, मतलब कैपिटल और मेंटरशिप का अभाव। क्या बैंकों की नीतियां नए जोखिम भरे व्यवसायों के लिए अनुकूल है? क्या एक मजबूत इकोसिस्टम यानी निवेशकों, सलाहकारों और सरकारी समर्थन का नेटवर्क मौजूद है? स्रोत बताते हैं कि इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। इसके अलावा पारिवारिक दबाव भी एक फैक्टर है, जहां कई युवा पारंपरिक करियर चुनने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। और पांचवी, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, विशेषता है मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत पहचान पर बढ़ता फोकस। आधुनिक जीवन का तनाव, पढ़ाई और करियर का दबाव, सोशल मीडिया की दुनिया, ये सब अपना असर डालते हैं। जानकारी के अनुसार यह पीढ़ी मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर बात करने में पहले की तुलना में ज्यादा खुली है। यह वैश्विक जेन जेड ट्रेंड के साथ पूरी तरह मेल खाता है। दुनिया भर में यह पीढ़ी मानसिक स्वास्थ्य को कलंक या स्टिग्मा मानने से इनकार कर रही है। नेपाल में भी स्रोतों में ऑनलाइन मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, पीयर सपोर्ट ग्रुप्स और युवाओं द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों का जिक्र मिलता है। वे समझ रहे हैं कि मानसिक कल्याण भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसे वे सिर्फ व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर देख रहे हैं, जिसके लिए बेहतर सेवाओं और समर्थन की जरूरत है। और इसी से जुड़ा है आत्म अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत पहचान का सवाल। वे अपनी पसंद, नापसंद, अपने विचारों, अपने पहनावे को लेकर ज्यादा मुखर हैं। क्या जानकारी इस बारे में कुछ खास बताती है? ये दिखता है कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी को महत्व देते हैं, चाहे वो फैशन के जरिए हो, ग्लोबल ट्रेंड्स और लोकल स्टाइल का मिश्रण, संगीत की पसंद हो या फिर ऑनलाइन अपनी राय जाहिर करना हो। वे अपनी पहचान को किसी बंधे बंधाए खांचे में फिट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये कभी-कभी पुरानी पीढ़ी के साथ तनाव का कारण भी बनता है, जिन्हें ये अनुशासनहीनता या परंपरा का अनादर लग सकता है। लेकिन ये पीढ़ी इसे अपनी स्वतंत्रता और आत्मखोज का हिस्सा मानती है। तो इन सब विशेषताओं को देखते हुए आज नेपाल में इस आंदोलन की जमीनी हकीकत क्या है? इसका असर कहां तक दिख रहा है? जैसा कि हमने पहले भी बात की, इसका प्रभाव अब सिर्फ बड़े शहरों या ऑनलाइन दुनिया तक सीमित नहीं है। जानकारी बताती है कि इसका असर धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ रहा है। सोशल मीडिया की वजह से विचार तेजी से फैल रहे हैं। हाल के कुछ उदाहरण देखें, जैसे नागरिकता कानून में प्रस्तावित बदलावों पर हुई ऑनलाइन बहस, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खराब हालत पर चले कैंपेन, या फिर परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग। इन सब में जेन जेड की आवाज प्रमुख थी। ये मुद्दे सिर्फ ऑनलाइन ट्रेंड बनकर नहीं रह गए, बल्कि इन्होंने मुख्य धारा की मीडिया और कुछ हद तक नीति निर्माताओं का ध्यान भी खींचा। और क्या जमीनी स्तर पर भी संगठन बन रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस? हाँ, कुछ युवा समूह और एक्टिविस्ट स्थानीय स्तर पर संगठित हो रहे हैं, खासकर पर्यावरण, शिक्षा और नागरिक सुविधाओं जैसे मुद्दों पर। कुछ ने स्थानीय चुनावों में भाग भी लिया है, जैसा हमने जिक्र किया। हालांकि ये अभी बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन यह एक शुरुआत है। विशेषज्ञों का मानना है, और ये बात हमारे स्रोतों में भी लगती है, कि यह सिर्फ एक क्षणिक उबाल नहीं है। यह एक पीढ़ीगत बदलाव, मतलब जेनरेशनल शिफ्ट है, जिसकी जड़ें गहरी हैं। तो भविष्य में इसका क्या असर हो सकता है? क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद ये है कि जैसे जैसे यह पीढ़ी वर्कफोर्स में आएगी, वोटिंग ब्लॉक के रूप में और मजबूत होगी और नेतृत्व की भूमिकाओं में पहुंचेगी, नेपाल की नीतियां, कानून और सामाजिक मान्यताएं महत्वपूर्ण रूप से बदल सकती हैं। वे ज्यादा जवाबदेही, ज्यादा खुलापन और ज्यादा समावेशी समाज की मांग करेंगे। वे तकनीक का इस्तेमाल शासन और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। वे नेपाल की वैश्विक छवि को भी प्रभावित कर सकते हैं, एक युवा, ऊर्जावान और बदलते हुए देश के रूप में। तो कुल मिलाकर इसका मतलब निचोड़ क्या है? हमने जो जानकारी देखी उससे क्या मुख्य बातें उभरती हैं? निचोड़ ये है कि नेपाल का जेन जेड आंदोलन एक वास्तविक और बढ़ती हुई ताकत है।
यह सिर्फ पश्चिमी ट्रेंड्स की नकल नहीं है, बल्कि नेपाल के अपने सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में विकसित हो रहा है। वे डिजिटल रूप से सशक्त हैं, सामाजिक रूप से जागरूक है, राजनीतिक रूप से भले ही पारंपरिक तरीके से नहीं, सक्रिय हैं और बदलाव के लिए बेसब्र हैं। वे तकनीक को सिर्फ एक उपकरण नहीं, बल्कि अपनी आवाज और पहचान का विस्तार मानते हैं। हाँ, और ये दिखाता है कि वो सिर्फ समस्याओं को उजागर नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाधान का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। चाहे वो स्टार्टअप के जरिए हो, सामाजिक अभियानों से हो, या फिर नई तरह की राजनीतिक भागीदारी से। वे जागरूक हैं, जुड़े हुए हैं और उनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा दिखता है। संक्षेप में कहें तो ये पीढ़ी नेपाल के भविष्य की एक झलक दिखाती है। एक ऐसा भविष्य जहां तकनीक, सामाजिक न्याय, राजनीतिक जवाबदेही और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति शायद ज्यादा गहराई से जुड़े होंगे। वे एक ज्यादा खुले, ज्यादा न्यायसंगत और ज्यादा आधुनिक नेपाल की तस्वीर बना रहे हैं। सबसे दिलचस्प यात्रा ये देखना होगा कि वे अपनी गहरी जड़ों वाली परंपराओं और तेजी से बदलती आधुनिकता के बीच अपना अनूठा रास्ता कैसे बनाते हैं। ये टकराव और समन्वय दोनों का रास्ता होगा। आज की इस विस्तृत चर्चा के बाद एक विचार मन में कौंध रहा है, जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है। जैसे जैसे नेपाल में जेनजेड का प्रभाव निर्णायक होता जाएगा, क्या ये सिर्फ नीतियों और कानूनों को ही बदलेगा, या ये नेपालीपन की मूल भावना, समाज की सामूहिक पहचान और दुनिया में उसकी जगह को भी बुनियादी तौर पर फंडामेंटली पुनर्परिभाषित करेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब शायद आने वाले सालों में मिलेंगे।